किसी जंगल में एक पारो चिड़िया रहती थी। पारो चिड़िया बहुत अच्छी थी, परंतु उसका बुरे समय चल रहा था। एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद घर का खर्चा चलाना और बच्चों की देखभाल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उसी जंगल में एक गोरी कवि भी रहती थी। गोरी कवि पारो के पास आके कहती है, अरे पारो चिड़िया, बड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है? गोरी बहन, तुम तो जानती हो कि राजू जी की मौत के बाद बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है। बस इसी कारण थोड़ी परेशान हूँ कि किस तरह करूँ और कैसे घर चलाऊँ। हाँ हाँ पारो चिड़िया, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। मेहनत तो तुमसे होती नहीं, अपने पति से मेहनत करवा करवा के तुमने तो उसकी जान ही ले ली। बस कर दो गोरी बहन, किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं। बस बस पारो, मैं सब जानती हूँ। तुम मुझसे और कालू जी से भी ज्यादा अमीर होना चाहती हो। इतनी लालची चिड़िया हो, देख लो तुम्हें तुम्हारी लालच की सजा मिल ही गई आखिर। गोरी आंटी, आप तुरंत यहाँ से चली जाएं, वरना मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन मेरा हाथ ना उठ जाए आप पर, या मैं कोई गलत बात ना मुंह से निकाल लूँ। आप यहाँ से चली जाएं। हाँ गोरी कवि, तुम यहाँ से तुरंत चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर गोरी कवि उड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। मम्मा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बाबा वाली टैक्सी मुझे दें, कल से मैं वो टैक्सी चलाया करूँगा और पैसे कमाया करूँगा। अब मैं आपको मजीद मुश्किल में नहीं देख सकता। नहीं मेरे बेटे, अभी तो तुम्हारी उम्र बैग उठाने की है और स्कूल जाके पढ़ने लिखने की है। मैं ही वो टैक्सी चलाऊंगी। आपके बाबा ने मुझे टैक्सी चलाना सिखा दिया था। रात हो जाती है। ओ जी, आप कहाँ चले गए? बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे के आप चले गए। मैं ये जिम्मेदारी पता नहीं पूरी कर भी पाऊंगी या नहीं। ऐसा सोचते हुए और रोते हुए पारो चिड़िया सो जाती है। कुकू भी सो चुका था। अगले दिन पारो अपने पति की टैक्सी साफ करती है और उसे चलाने के लिए ले जाती है। अरे वाह पारो चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। मैं तो उड़ता उड़ता थक गया हूँ, मुझे दूसरे जंगल जाना है। अगर तुम अपनी टैक्सी पर मुझे दूसरे जंगल ले जाओगी तो बहुत अच्छा होगा। क्यों नहीं तोते भैया, मैं आपको दूसरे जंगल अपनी टैक्सी पर ले जाऊंगी। आप फौरन से ही आके मेरी टैक्सी में बैठ जाएं और हम दूसरे जंगल चलते हैं। फिर पारो चिड़िया तोते को अपनी टैक्सी में बिठा के दूसरे जंगल के लिए रवाना हो जाती है। वो तो बहुत ही अच्छी टैक्सी चलाती थी। तोता टैक्सी में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और पारो से कहता है, अरे वाह पारो चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी टैक्सी चलाती हो। तुम बहुत मेहनती हो। मुझे यकीन है कि तुम अपने बच्चों को अपने बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दोगी। बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया। लीजिए, बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और दूसरा जंगल भी आ गया। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी टैक्सी पे बैठ के पारो। ये लो अपने पैसे और अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे आगे भी थोड़ा काम है। अरे वाह, आज तो सुबह ही सुबह बहुत अच्छी सवारी मिल गई और पैसे भी अच्छे बन गए। अब मैं जाती हूँ और पक्षियों को देखती हूँ, उन्हें शायद मेरी जरूरत हो। फिर इसी तरह से पारो चिड़िया को बहुत से पक्षी सवारी मिल जाते हैं। लाली बुआ भी उन्हीं में से एक थी। मैं इस जंगल की सबसे ज्यादा उम्र वाली चिड़िया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तू मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है। देखना, ऊपर वाला तेरा हाथ थामेगा और तू पहले की तरह अमीर हो जाएगी। शाम हो जाती है। पारो सोचती है, आज तो अच्छी कमाई हो गई मेरी। और वहाँ कुकू मेरी राह देख रहा होगा। शाम हो गई है, लौटते लौटते रात हो जाएगी। घर जाती हूँ। इधर कुकू अपनी मम्मा की राह देख रहा होता है। रात हो चुकी होती है। उसकी मम्मा भी घर आ जाती है। मम्मा, अकेले मुझे घर में बहुत घबराहट हो रही थी। कुकू बेटा, अब तो आपको आदत बनानी होगी क्योंकि मेरी टैक्सी बहुत अच्छी चलने लगी है। हमारी कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी है। अब हम बहुत जल्दी पहले की तरह अमीर हो जाएंगे। कुकू बेटा, मैं जानती हूँ कि आप घर में अकेले बहुत घबरा जाते होंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। राजू जी, काश आप हमारे साथ होते, लेकिन मैं जानती हूँ आप जहाँ गए हैं वहाँ से लौट के कभी आप हमारे पास नहीं आ सकते। ऐसे दुखी होती भी वो भी अपने बेटे के साथ बैठे बैठे ही सो जाती है। इधर गोरी कवि से बिल्कुल भी पारो की खुशी नहीं देखी जा रही थी। गोरी, कल हम भी पारो की टैक्सी पे बैठ के दूसरे जंगल जाएंगे। मैं अपनी माँ के घर और तुम अपनी बहन के घर हो आना। दूसरे जंगल तो मैं जरूर जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी दीदी से मिलने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन मैं उस पारो की टैक्सी पे बैठ के नहीं जाऊंगी। आपको क्या पता कि मुझे उससे कितनी नफरत है। मेरा बस चले ना, मैं तो उसकी टैक्सी ही तोड़ दूं। वो एक विधवा चिड़िया है, तुम उसके साथ अच्छी ही रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर वाला नाराज हो जाए। अरे पारो, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी टैक्सी की। आज हमें भी दूसरे जंगल लेके जाओ। मैं अपनी माँ के घर और गोरी अपनी दीदी के घर जाएगी। हमें मिलने का मन हो रहा है।
मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा इसकी टैक्सी में बैठने का, पता नहीं किस तरह से चलाए, कहीं एक्सीडेंट ही ना कर दे, लेकिन कालू जी आप कहते हैं तो मैं बैठ ही जाती हूँ। फिर पारो चिड़िया गोरी कवि और कालू कौवा को लेके दूसरे जंगल चली जाती है। कालू कौवा तो सारा रास्ता पारो की तारीफ करता आता है। अरे वाह पारो चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी टैक्सी चला लेती हो, तुम तो राजू चिड़िया से भी ज्यादा अच्छी चला लेती हो। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन दोबारा से अमीर हो जाओगी। लेकिन गोरी कवि सारा रास्ता जलती आती है क्योंकि उससे पारो की तारीफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। अरे सुनाओ बहन, बहुत अरसे बाद आना हुआ है, कैसी हो तुम? कुछ परेशान लग रही हो, बताओ तो क्या हुआ है मेरी बहन? क्या बताऊं दीदी, आपको तो पता है वो पारो अमीर थी, अब उसका पति मर गया। मैंने कहा चलो अब वो गरीब हो गई, मेरी जान छूटी, लेकिन अब तो वो अपनी टैक्सी दोबारा से चला रही है और वो तो फिर से ही अमीर होने लगी है। और ऊपर से ये कालू है कि उसकी तारीफ ही करे चला जा रहा है। मैं तो बहुत जलती हूँ उससे। तो तेरा ये दिमाग किस दिन काम आएगा? ऐसा कर, किसी भी तरह से कोई ऐसी चाल चल कि उसकी टैक्सी पर कोई बैठे ही ना और उसका काम खराब हो जाए। इधर पारो चिड़िया रोज की तरह अपने अड्डे पे जाके खड़ी होती है। सुबह सुबह का टाइम था कि वहीं पर एक उल्लू आता है। उल्लू चाचा बहुत मशहूर थे, उनका बहुत बड़ा कारोबार था। पारो चिड़िया, अगर तुम मेरी गंदुम और मेरे चावल की बोरियां यहाँ से वहाँ ले जाया करो तो मैं तुम्हें रोज के 500 दिया करूँगा। मुझे एक ऐसे पक्षी ड्राइवर की जरूरत थी जो एक ईमानदार हो और तुम एक ईमानदार चिड़िया हो। क्या तुम्हें ये मंजूर है? अरे उल्लू चाचा, इसमें ना करने वाली बात ही कोई नहीं। इस तरह से तो मेरे वक्त की भी बचत हो जाएगी और मुझे पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। मैं आज ही आपके साथ ये काम करूंगी। तो बस ठीक है, आज ही तुम ये वाला काम शुरू करो। गोदाम से चावल और आटे की बोरियां उठा के मेरी फैक्ट्री में जाके रखनी होंगी तुम्हें, और इसके बदले में मैं तुम्हें 500 रोज के दिया करूंगा। बस फिर क्या था, पारो चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है और वो ऐसे ही सारा सामान उठा के गोदाम से फैक्ट्री ले जाया करती है। इस तरह से उसके वक्त की भी बचत हो जाती है। वो जल्दी ही वापस अपने कुकू बेटे के पास भी चली जाती है और उसको पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। अब तो पारो रात से पहले ही अपने कुकू के पास चली जाया करती थी। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, पहले तो आप रात को आया करती थी और अब आप जल्दी ही आ जाती हैं। शाम ढलने से भी पहले आप आ जाती हैं। क्या बात है, क्या आजकल काम नहीं लग रहा? नहीं मेरे प्यारे कुकू, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमें उल्लू चाचा की फैक्ट्री का काम मिल गया है। उनकी ही लोडिंग अनलोडिंग में करती हूँ। जो बाकी समय बचता है उसमें थोड़े से ही पक्षी सवारी उठा लेती हूँ और वक्त से आपके पास आ जाती हूँ ताकि पैसे भी बनते रहें और मेरे कुकू के लिए मेरे पास वक्त भी बचता रहे। अब तो मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे। अच्छा, तो अब मैं समझी। अच्छा, तो इसको उल्लू चाचे का काम मिल गया। अब देखना मैं क्या करूंगी, मेरे लिए तो आसानी हो गई है, आसानी। अगले दिन जब टैक्सी में पारो बोरियां लोड करती है तो गोरी कवि भी छुप के बोरियों के पीछे बैठ जाती है। और उसने एक जग भी उठाया हुआ था जिस जग में पानी था। जैसे ही पारो टैक्सी चलाती है वो अपना जग निकालती है और एक एक बोरी में पानी डाल देती है। पानी डालने के बाद गोरी चुपके से वहां से निकल जाती है, लेकिन पारो बेचारी बेखबर को क्या खबर थी। जब वो उल्लू के पास पहुंचती है और बोरियां उतारती है तो खुद भी हैरान हो जाती है। सारी गंदुम और चावल खराब हो चुके थे। अरे पारो, तुम्हारी जिम्मेदार तबीयत देख के ही तो मैंने तुम्हें ये काम दिया था। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। यकीन करें उल्लू चाचा, मुझे इसके बारे कोई खबर नहीं। मैं नहीं जानती कि ये पानी कैसे आ गया, क्योंकि मैंने बहुत एहतियात से बोरियां रखी थी और एहतियात से टैक्सी चलाई है। एक तो इतनी लापरवाही की है, ऊपर से तुम बात भी साथ कर रही हो। क्या मैंने इसमें पानी डाल के रखा था? अब ये इतना बड़ा नुकसान तुम पूरा तो कर नहीं सकती। पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए जो तुम्हारा घर है वो आज से मेरा है। तुम अब उस घर में नहीं रहोगी, अपना कोई और बंदोबस्त करो। पारो बेचारी निराश होकर अपने बेटे को लेके बाहर आ जाती है। उसका घर उल्लू ले लेता है। मम्मा, काश हमारे बाबा जिंदा होते तो हमारे साथ ऐसा कोई भी ना करता। मेरे कुकू, मेरी मम्मा कहा करती थी कि जो भी पक्षी अपने बच्चों के लिए सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला उनका हाथ जरूर थामता है। तुम देखना, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। एक विधवा चिड़िया के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें टैक्सी में जाते हुए छुप के बैठते हुए देख लिया था, तुम्हारे हाथ में जग भी था। अब ना बहाना करना, ये ना कहना कि तुमने नहीं किया था। उसका नुकसान मैं ही पूरा करूंगा। जो मैंने बचत करके पैसे रखे हुए थे कारोबार को बढ़ाने के लिए, अब मैं उससे उसका घर खरीद के दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम कालू जी? उसको गरीब करने के लिए तो मैंने ये सब कुछ किया है और तुम खुद ही गरीब होने की बात कर रहे हो। हम अगर अपना पैसा उस पे लगा देंगे तो हम तो गरीब हो जाएंगे।
बस बहुत हो गया, जाओ अब इसी वक्त अपनी बहन के घर जाओ या जहां पर भी जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर में तुम जैसी कवि की कोई जगह नहीं जिसके अंदर सिर्फ हसद ही पलता हो। उस विधवा चिड़िया का घर तो मैं उसको दिलवा के ही रहूंगा, लेकिन अब तुम्हें इस घर में मैं नहीं रखूंगा। कालू की बहुत बातें सुनाने के बाद गौरी कवि रोती हुई वहां से चली जाती है। पारो चिड़िया और कुकू को उनका घर वापस मिल गया था, क्योंकि उल्लू को कालू कौवे ने पैसे दे दिए थे और घर वापस ले दिया था। पारो बहन, आपको आपका घर वापस मिल गया और आप अपने वापस घर में आ गई। हाँ कालू भैया, न जाने कौन सा नेक पक्षी था जिसने हमारे पैसे अदा करके हमें हमारा घर वापस दिला दिया। उसने तो अपना नाम भी खुफिया रखा है, ऊपर वाला उसको बहुत दे। पारो चिड़िया, अब तुम अपनी टैक्सी का काम फिर से शुरू करो ताकि दोबारा से तुम अच्छा कमाने लगो। क्या कालू कौवा ने ठीक किया? हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और गौरी के साथ ठीक हुआ या नहीं ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बाय बाय। अब तो तुम फिक्र ही ना करो जान जी, बस अब तो थोड़े से ही दिन रह गए मेरा अंडा आने में। जैसे ही अंडा आएगा उसको मैं छोड़ के तुम्हारे पास दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी। बस यही है कि उस कालू को हम पर शक न हो जाए। अंडे को उधर छोड़ के ना आना, बल्कि अंडे को उठा के नदी में फेंक के आना। अगर अंडा उधर ही पड़ा होगा तो वो कालू तुम्हें ब्लैकमेल करता रहेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बस मैं ऐसा करूंगी, जैसे ही अंडा बाहर आएगा मैं उसे उठा के नदी में फेंक दूंगी और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, उस कालू के लौटने का टाइम हो गया। इस तरह से योजनाएं बनाते हुए गौरी कवि उस कौवे के पास से उड़ती हुई वापस घर आ जाती है। अब तो ये उसका रोज का मामूल हो गया था। इधर कालू कौवा भी अपने काम काज खत्म करने के बाद गौरी के लिए अंगूर खरीद के घर आता है। ये लो गौरी अंगूर, तुम्हें अंगूर बहुत पसंद है ना, मैं इसलिए आज तुम्हारे लिए अंगूर लेके आया हूँ। ऐसी हालत में तुम काम काज ना किया करो ज्यादा और बस खाया पिया करो। एक तो जब तुम ये ऐसी हालत कहते रहते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम पर। मैंने नहीं ये अंडा वगैरह पालना, ना ही मैं अंडे पे बैठूंगी। जैसे ही अंडा होगा मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना इधर। इसी तरह से रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। गौरी मेरी प्यारी पत्नी, ये लो नाश्ता कर लो। जो जो चीजें भी तुम्हें पसंद है मैंने नाश्ते में वही चीजें बनाई हैं। अब तुम आराम से बैठ के नाश्ता करो और रात वाला गुस्सा थूक दो। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। और अब तो तुम्हारे पेट में अंडा भी है। तुमसे मैंने पहले भी कहा है, अंडे से मुझे सख्त नफरत है। बार बार मुझे अंडा याद ना दिलाया करो। और मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, अंडा मैंने नहीं पालना। मैं अंडे को किसी नदी में फेंक दूंगी जैसे ही अंडा बाहर आएगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और फिर कुछ दिन बाद गौरी अंडा देती है। जैसे मैंने तुमसे कहा था कि मैंने अंडे पर नहीं बैठना, मैं इस अंडे पे नहीं बैठने लगी। ये अंडा मैं नदी में फेंक दूंगी या फिर तुम ही बैठो इसके ऊपर और मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। तुम कैसी मम्मा पक्षी हो? मम्मा पक्षियां तो अपने अंडे के लिए इतनी बेताब होती हैं और तुम हो कि अपने ही अंडे के बारे में इस तरह कह रही हो। बस तुमसे मैंने कह दिया ना कि मेरे से नहीं बैठन होता अंडे के ऊपर। और वैसे भी मैं ये घर छोड़ के जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। बस मैं जा रही हूँ। जैसे ही कालू कौवा अपने काम पर जाता है तो गौरी उस अंडे को तुरंत से उठाती है और नदी के अंदर फेंकने के लिए उड़ पड़ती है। वो उड़ती हुई नदी के पास जा रही होती है तो उसकी नजर नदी पर पेड़ पे एक खाली घोंसले में बैठी हुई चिड़िया पे पड़ती है। उसके मन में कुछ आता है और वो चिड़िया के पास चली जाती है। वो चिड़िया के घोंसले में अंडे को रख के कहती है, चिड़िया बहन, मेरी माँ मर गई है और मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। पति तो मेरा है नहीं। मैं इस अंडे को नदी में फेंकने जा रही थी कि मेरी नजर तुम पर पड़ गई। क्या तुम इस अंडे पर बैठोगी और इसमें से बच्चा निकालोगी? अगर तुम ऐसा कर दोगी तो कुछ दिन तक जब मेरी माँ का गम हल्का हो जाएगा तो मैं लौट आऊंगी और तुमसे ये अंडा या बच्चा ले लूंगी। मेरे मामा जो हैं वो बहुत सख्त हैं, हो सकता है वो मेरी शादी करा दें कि अब इसका कोई नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो ये बच्चा तुम ही पालना। तुम फिक्र ना करो, मैं इस बच्चे को बिल्कुल अपना बच्चा समझ के ही पालूंगी। अगर तुम लौट आई तो ये तुम ले लेना, अगर ना लौटी तो ये बच्चा मेरा ही बच्चा हुआ। अब तक मैं तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं लेता था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरा अंडा कहाँ है? क्या तुम उसे वाकई नदी में फेंक आई हो? एक मम्मा पक्षी हो कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम बहुत बुरी पक्षी हो। मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल नहीं रख सकता। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। पहली बात तो ये है कि मैंने तुम्हारे अंडे को नदी में नहीं फेंका, वो जहाँ पे भी है सुरक्षित है। और दूसरा ये कि तुम क्या मुझे घर से निकालोगे? मैं खुद ही ये घर छोड़ के चली जाती हूँ अपनी दीदी के घर। मैं जा रही हूँ पारो की टैक्सी में। कालू से इस तरह झगड़ा करते हुए वो उड़ती हुई पारो के घर चली जाती है। पारो अपने बेटे कुकू के साथ बैठी होती है। गौरी कवि उसके पास जाके बैठ जाती है और कहती है,
पारो बहन, मुझे अपनी दीदी के घर जाना है, क्या तुम मुझे दूसरे जंगल छोड़ के आओगी अपनी टैक्सी पर? मैं अब उस कालू के साथ एक भी लम्हा और नहीं रह सकती। मैं अपना अंडा भी कहीं पे दे के आई हूँ किसी को, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी अब। गौरी आंटी, आप एक मम्मा हो कि ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने अपना अंडा भी किसी को दे दिया और कालू अंकल भी तो आपका इतना ध्यान रखते हैं। कुकू बेटा, आप चुप कर जाएं, बच्चे बड़ों की बातों में नहीं बोलते। बात यह है गौरी बहन कि आज तो मैं अपनी टैक्सी चला के ले आई हूँ और टैक्सी थोड़ी खराब हुई हुई है, मैंने उसे मुरम्मती के लिए दिया है। मैं आपको कल सुबह छोड़ आऊंगी, आप रात को किसी न किसी तरीके से यहीं पर रह लें। रात हो जाती है, कुकू सो जाता है, लेकिन पारो गोरी और कालू के झगड़े के बारे में सोचती रहती है और वो ये सोचती है कि गोरी अगर कालू को छोड़ देगी तो क्या होगा। अगली सुबह जब गोरी पारो के घर जाने के लिए तैयार होती है तो कालू कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हें छोड़ के आऊंगा तुम्हारी दीदी के पास, ताकि मैं तुम्हारी दीदी को सारी बात बता सकूं। फिर वो दोनों पारो की टैक्सी के पास आ जाते हैं। पारो बहन, हमें दूसरे जंगल छोड़ के आओ। हाँ हाँ पारो, हमें दूसरे जंगल छोड़ के आओ ताकि इस मुसीबत से तो मेरी जान छूटे। मैं तो अब कभी लौट के आऊंगी ही नहीं, बहुत हो गया, बहुत देख लिया मैंने इसका तमाशा। एक पारो तुम हो कि अपने बच्चे की खातिर विधवा होने के बाद भी टैक्सी चलाती हो और कितनी मेहनत करती हो, और एक मेरी पत्नी है कि अंडा तक फेंक गई। मुझे किसी चिड़िया से मिलाने की जरूरत नहीं है, मैं कवि हूँ, कवि, चिड़िया नहीं हूँ, और मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। मुझे नहीं पालना अंडा तो नहीं पालना। बस वो इसी तरह से ही झगड़ते रहते हैं और पारो चिड़िया उनको दूसरे जंगल उसकी दीदी के घर छोड़ के आ जाती है। कालू तो उसकी दीदी को सारी बात बता के वापस आ जाता है, लेकिन गौरी वहीं रुक जाती है। गौरी, ये तू क्या कर रही है? मुझे कालू सारी बात बता के गया है, तुझे शर्म नहीं आती अपना अंडा भी फेंकते हुए? और तू किस लिए ये कर रही है? कौन है वो? किसकी खातिर तू कालू को तंग कर रही है? दीदी, अब तुम समझ ही गई हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मेरा दिल किसी और कवे पे आ गया है और मैं उसी से ही शादी करूंगी। अंडा मेरे और उसके दरमियान रुकावट था, इसीलिए मैंने अंडे को इधर उधर कर दिया है। अब मैं शादी करूंगी तो उसी कवे से करूंगी, आप चाहें या ना चाहें, मैंने तो उसी से ही शादी करनी है। अब बात यह है कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ, कालू तो तुझे छोड़ के जा चुका है और अंडा भी तो फेंक चुकी है, तो बस ठीक है, अब तो उस कवे को ले आ, मैं उससे मिलती हूँ। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगी, अगर वो कवा तेरे लायक हुआ तो। गोरी तो खुशी से उछल पड़ती है। क्या मैं उस कवे को ले आऊँ? मेरी प्यारी दीदी, मुझे पता था कि मेरी दीदी मेरी जरूर सुनेगी और मेरे दिल का हाल जरूर जानेगी। गोरी को तो जैसे अब थकावट का कोई एहसास ही नहीं था। वो फौरन से उड़ती हुई दूसरे जंगल जाती है और उस कवे को लेके वापस इस जंगल में आ जाती है। वो कवे को लेके अपनी दीदी के पास मिलवाने के लिए जाती है ताकि दीदी उसे देख सके और उनकी शादी करवा सके। क्या तुम? अरे पगली, ये तो वो कवा है जिसको नशा करने की वजह से इस जंगल में से निकाल दिया गया था। क्या मतलब दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छा कवा है और मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों शादी करेंगे। गौरी, तुमने यहाँ मेरी बेइज्जती के लिए मुझे बुलाया था? तुम्हारी दीदी तो कैसी कैसी बातें कर रही है, मुझ पर कौन सा नशा और कौन सी जंगल से निकालने की बात ये कर रही है। इस तरह से नाराज होता हुआ वो कौवा उड़ता हुआ वहां से चला जाता है क्योंकि उसका सच पकड़ा गया था। दीदी, आपने अच्छा नहीं किया उसकी बेइज्जती करके, मैं तो उसी से ही शादी करूंगी, मैं जा रही हूँ उससे शादी करने के लिए। गौरी, हकीकत जानने के बाद भी अगर तुम इस फैसले पर अटल खड़ी हो तो ठीक है, तुम उससे शादी कर लो, लेकिन मेरे घर से, इस घर से तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं होगा। तुम जियो या मरो, मेरे लिए तुम मर गई हो आज से। जान जी, मुझे माफ कर दें, पता नहीं मेरी दीदी को गलत गलत बातें किसने बता दी हैं। अब आप तो ऐसे हैं ही नहीं। अब तुम सीधी बात करो, जो तुम्हारी दीदी ने कहा वो तुमने सुन लिया। कालू को तो तुम छोड़ आई, अब तुम बताओ तुम मुझसे शादी कर रही हो या नहीं कर रही? अपनी बात करो मुझसे। अरे जान जी, हम आज ही शादी करेंगे दोनों, बस शादी होगी तो आज ही होगी हमारी, चले हम शादी करते हैं। फिर वो दोनों सबसे छुप के शादी कर लेते हैं। अब तो गौरी के बुरे दिन स्टार्ट हो गए थे क्योंकि वो कौवा तो वाकई नशाई था और कुछ कमाता भी नहीं था। खैर, शादी के बाद वो कौवा गौरी को अपने घर ले जाता है। इधर कालू अपनी पत्नी के जाने के बाद बहुत उदास होता है। एक तो अंडे का गम और दूसरा उसकी पत्नी के छोड़ जाने का गम। वो नदी पे जाके चिड़िया के पास बैठ के रो रहा होता है। चिड़िया उसकी पुरानी जानने वाली थी। चिड़िया बहन, आपको कौन से अपने हालात बताऊं और कौन से ना बताऊं, बस ना पूछो कि मेरे ऊपर क्या बीती। ऐसा कहते हुए वो गौरी का सारा माजरा चिड़िया को बताता है।
अरे कालू भैया, बस इतनी सी बात, मैं एक कवि को जानती हूँ। वो कवि शादीशुदा तो है, लेकिन अभी उसकी संतान नहीं हुई थी, उसका पति मर गया। आप अगर कहें तो मैं उससे आपकी शादी करवा दूँ। बहुत ही अच्छी कवि है वो, आप खुश हो जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद चिड़िया और तोता मिलके उस कवि से कालू की शादी करवा देते हैं। वो कवि तो सच में ही बहुत अच्छी थी, उसका इखलाक भी बहुत अच्छा था और वो अपने पति को बहुत खुश रखती है। कालू की तो जिंदगी बन गई थी। 2 महीने बीत गए हैं, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं कमाया। कब तक मैं तुम्हारे लिए कमाती रहूं, और जो कमा के आती हूं वो तुम्हारे नशे पे लग जाता है। अब इस महीने का मकान का किराया भी तो देना है, मैं कहाँ से लाऊं? जहां से भी लाएगी तू लाएगी, मुझे खिलाएगी भी सही, मेरा नशा भी पूरा करेगी और इस घर का किराया भी तू ही देगी। अब ये तेरे ऊपर है, जैसे भी कर। मैंने कौन सा कोई शीर शक्कर खा लिया, तेरी बहन ने तो जायदाद में से कुछ दिया ही नहीं तुझे। मैंने तो सोचा था बहुत कुछ लाएगी तू। इस तरह गोरी की जिंदगी तो मुकम्मल बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। कालू को वो छोड़ आई थी, दीदी ने भी उसे घर से निकाल दिया था। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।